हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने अभी तक आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पी टी 365 जो है वो आपको डेली रिलीज़ करूँगी एक वीडियो। तो सेकंड जो है पी टी 365 का अभी जस्ट रिसेंटली मतलब अबाउट 10 और 20 मिनट पहले मैंने चेक किया था अभी। तो अभी तक तो पी टी 365 का सेकंड जो है कोई भी चीज़ रिलीज़ नहीं हुई है और मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया। सेकंड ये है, 8th वीडियो है। आई थिंक मैं ट्राई भी करूँगी एक दिन में 2 डाल दूँ, मतलब कुल मिला के जब तक नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो मतलब मैं पी टी 365 तब तक मैं ये पूरा कंप्लीट करा दूँगी। बाई चांस ये हो सकता है कि चलो आज आया, नेक्स्ट तो कल तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब मुझे इतना अंदाज़ नहीं है ना कि भाई किस दिन वो रिलीज़ करेंगे। डेट तो उन्होंने कंफर्म किया था 9 से 9 के बाद वो फिर कब कब करेंगे, तो ऐसा कुछ कंफर्म तो है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी आपको कवर करा दूँगा, आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट में मैंने इलेक्शन के बारे में आपको बता दिया था। सेकंड जो टॉपिक हमारा है, देखिए इलेक्शन अगर मैंने डाला हुआ है वीडियो में, तो आप लोग समझ जाइए इलेक्शन से रिलेटेड पूरे जितने भी सब टॉपिक हैं इसमें, पूरा का पूरा टोटल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है उसमें कवर किया गया है, ठीक है। ये पूरा कवर किया गया होगा। अब जैसे मैंने ये नेक्स्ट जो टॉपिक है बस आपका सेकंड टॉपिक, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर होगा। इस बार मैं सिंगल वीडियो नहीं बना रही हूँ। लास्ट बार हमेशा मैं ये बनाती आई हूँ ना कि इंटरनेशनल इमरजेंसी, तो फिर एक टॉपिक एक वीडियो था, लेकिन इस बार ये पूरा जो है वो पूरा का पूरा वीडियो एक में बनेगा, ठीक है। टोटल 8 टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, और उसमें भी बहुत ना एस्थेटिक्स पार्ट है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ के रखी हुई है अच्छे से, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है टोटल मिला के 68 पेज हैं। 2 पेज 3 पेज तो लगभग निकल जाते हैं, 62 पेज बचे हैं। उसमें से अगर क्रॉस करने बैठेंगे ना, तो मुश्किल लग रहा है बस 20 से 25 पेज ही जो आपको पढ़ने हैं, बस नहीं पढ़ना है पूरा, क्योंकि भाई एस्थेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है, एकदम खाली नहीं आ गए हैं आप। और जो बच्चे न्यू हैं तो वो लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं एक जो पॉइंट है वो बताने का ट्राई तो कर ही रही हूँ, ठीक है। चलिए आते हैं। देखिए मेन होता है क्या, पढ़ तो आप भी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है विदाउट वीडियो के ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा इंटरनेशनल इमरजेंसी। इंटरनेशनल इमरजेंसी में देखिए है क्या, 50 जो ईयर है हमारे इंटरनेशनल इमरजेंसी लगी कब थी, तो 25 जून 1975 को, है ना। तो तब से अब तक जो है ये 25वां जो ईयर है वो चल रहा है, ठीक है। ये जो इमरजेंसी का प्रोविजंस है वो कहाँ से लिया गया है, आपका जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, वो आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के बीच में आते हैं। जो हमारे पार्ट कौन सा कवर करता है, 18th जो पार्ट है हमारा, वो जो है इसको कवर करता है। कौन सा पार्ट, 18th, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें ये प्रोविजंस डाले क्यों गए हैं, जिससे जो हमारी कंट्री है वो सॉवरेनिटी, उसकी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ये कहीं ना कहीं प्रिजर्व रह सके। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो सिस्टम हमने बनाया है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ये लाइन पे बना रहे, ये इनको हम प्रिजर्व कर पाए अच्छे से, इसके लिए ये तुम्हारा जो है बनाया गया है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इमरजेंसी में अगर हम लोग बात करें तो आता है नेशनल इमरजेंसी, एक आता है आपका प्रेसिडेंट रूल, और एक आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है भाई, उसको वो यहाँ से उठाओ, पूरा क्रॉस मारो ये वाले को, ठीक है। उसमें कुछ पढ़ना नहीं है कि पूरा का पूरा स्टैटिक्स पार्ट है। लेकिन जिन्होंने नहीं लक्ष्मीकांत पढ़ी है वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अगर बात करें तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, 352 के अंतर्गत, ठीक है। 2 पार्ट है इसमें। एक ये बोला गया है भाई कि कोई बाहर से, जैसे मान लो एग्जाम्पल पाकिस्तान जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दे, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो इंडिया के अंदर, तब हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। एक होता है आर्म्ड रिबेलियन। देखिए पहले क्या था, ये हमारा जो नॉर्मली अगर कोई रेविलियन होता था ना, तो नॉर्मली जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं वैसा इशू हो गया था, क्योंकि इमरजेंसी का कोई ऐसा मतलब ज़रूरी लगा नहीं था कि इमरजेंसी लगनी चाहिए थी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, बट लगा दिया गया, है ना। तो उस चीज़ पर क्रिटिसाइज वगैरह हुआ, तो उसके बाद फिर ये आया कि भाई जब तक आर्म रेविलियन नहीं होगा तब तक जो है इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी। फिर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट रूल पे। प्रेसिडेंट रूल किसके अंतर्गत आता है, 356 के अंतर्गत। ये कब लगेगा, जब ये जो कोई भी स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क करना बंद कर दे, वो सही से कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वर्क ही ना कर पाए, तो इसको वहाँ पर क्या लगा देते हैं हम लोग, 356 आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, जब नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो कंट्री में, तब लगती है, ठीक है। ये आर्टिकल आएगा 360 के अंतर्गत। अब आते हैं प्रोसीजर ऑफ
कि भाई जो इमरजेंसी वो कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो अप्रूवल के देखते हैं जरा। प्रोक्लेमेशन जो है अप्रूव, देखिए दोनों जो हाउस हैं वो इसको अप्रूव्ड करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आज इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, आज जो भी डेट है आज इमरजेंसी लगा दी गई है, तो 1 मंथ के अंदर बोथ हाउस मतलब में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों इसको अप्रूव्ड करें विद इन द 1 मंथ। ठीक है, अब कह रहा है एक बार अप्रूव कर दिया तो अगले 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इमरजेंसी बनी रहेगी। 6 के मंथ के बाद फिर से लोकसभा और राज्यसभा में आपको इसको अप्रूव कराना होगा, फिर 6 मंथ के लिए रहेगी और फिर आपको अप्रूव कराना होगा। मतलब एक बार ये 6 मंथ के लिए अप्रूव्ड होगी। ठीक है ना, इतना क्लियर है। ये जो है आर्टिकल, ये क्या बोलते हैं 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, मतलब एक बार में आप लगातार ऐसा नहीं कि 4 साल की लगा दे इमरजेंसी, वो नहीं लगेगी, एक बार में 6 मंथ के लिए ओनली। अब कह रहा है इमरजेंसी जो है अप्रूव्ड होगी वो स्पेशल मेजोरिटी से होगी। स्पेशल मेजोरिटी कौन सी, आराम समझते हैं। टोटल जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 45 मेंबर हैं, इसकी हाफ करिए जरा, तो कितना हो जाएगा 250 और 250 और 25 टू 550 करके ले लीजिए एग्जाम्पल, है ना। तो अगर हाफ करें तो 250 हुआ तो +1, मतलब इतने मेंबर जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से एक ज़्यादा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मतलब क्या है 150 + 1, इतने मेंबर होने चाहिए। और एंड लगा है ना, मतलब ये भी होनी चाहिए कंडीशन। और क्या होनी, जितने लोग हैं प्रेजेंट उस टाइम उसके 2/3 मेंबर जो है वो वोटिंग करें, अप्रूव करें इमरजेंसी को, तब जाके इमरजेंसी जो है वो लगेगी। समझ आया इतना। टोटल का हाफ +1 और जितना प्रेजेंट वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट मान लीजिए एग्जांपल 50 लोग प्रेजेंट है, लेकिन तो 50 लोग वोटिंग नहीं कर रहे, वोटिंग 40 ही कर रहे हैं, तो 40 का 2/3 करिए कितना आएगा, जितना भी आया आंसर वो जो है उतने होने चाहिए। ठीक है, उतने लोग अप्रूव करें। अब उसके बाद आगे दे रहा है स्पेशल सर्कमटेंसेस। अब एग्जांपल समझिए कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि इमरजेंसी को अप्रूव करना है, और अप्रूव करने के से पहले क्या हुआ, विदाउट अप्रूविंग जो है बोले हम लोग कि लोकसभा है वो डिजॉल्व हो गई। ठीक है, विदाउट अप्रूव किए इमरजेंसी को लोकसभा डिजॉल्व हो गई। तो जब न्यू लोकसभा, नॉर्मल सी बात आएगी, मान लीजिए एग्जांपल आज न्यू लोकसभा आई, तो न्यू लोकसभा की पहली सिटिंग से 30 डे के अंदर आपको उसको अप्रूव कराना होगा। तब तक अप्रूव कौन कर देगा, राज्यसभा। ठीक है, तब तक राज्यसभा अप्रूव कर देगी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट मीटिंग होगी उसके फर्स्ट सिटिंग से 30 डे तक, है ना, फर्स्ट सिटिंग से कितना 30 डे तक के अंदर आपको फिर से अप्रूव कराना होगा। अगर आप अप्रूव नहीं कराएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, इमरजेंसी अपने आप रिवॉक हो जाती है। अब ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट किसी भी टाइम इसको हटा सकता है इमरजेंसी को। ठीक है, इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें लोकसभा इसको हटाती है, रेजोल्यूशन पास करती है, तो एक सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करके तुम आराम से क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो। इमरजेंसी लगाने के लिए प्रोविजन टफ है, इमरजेंसी हटाने के लिए टफ नहीं है, उसको आराम से हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी मर्जी से हटा दें, अगर लोकसभा चाह रही है तो लोकसभा क्या नॉर्मल जो मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, उससे पास करा के अप्रूव करा के इसको हटा सकती है। ठीक है ना। 44th अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है फॉर द इमरजेंसी प्रोविजन के लिए, क्योंकि इस टाइम ही नॉर्मल सी बात है भाई। चलिए देखते हैं। देखिए होता क्या है, जो 25 को लगी थी हमारे यहाँ जून में, है ना, तो इमरजेंसी उस टाइम कोई रिटर्न नहीं बोला था। मतलब मैं सामने वाला बोल रहा है कि आपने बोला, कैबिनेट वाले बोल रहे हैं, है ना, प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि कैबिनेट वालों ने बोला था, वो बोल रहे हैं कि हमने बोला नहीं। मतलब वो थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन वाला जो मैटर था वो करके इधर से उधर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम, ये सब चीज़ें हुई। तो उस चक्कर में होता क्या है, अब फिर ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट होता है, तो इसमें ये बोला गया कि भैया रिटन बेसिस पे दो प्रेसिडेंट को, मतलब ये कॉल पे या मुंह से ये नहीं चलेगा, रिटन बेसिस पे दो, तो कम से कम प्रूफ रहे ना कि आपने बोला है इमरजेंसी के लिए। ठीक है ना, तो वही बोला गया यहाँ पर कि रिटन बेसिस पे देना होगा कैबिनेट को, प्रेसिडेंट को। ठीक है, कैबिनेट के लोग हैं वो प्रेसिडेंट को रिटन में देंगे कि भाई इमरजेंसी लगानी है। अभी बोला गया है फंडामेंटल, तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड स्कोप है और आर्टिकल 359 की, इसमें ये बोला गया है, देखो आर्टिकल जो हमारा 20 है और आर्टिकल 21 ये भी फोर्सेबल रहेंगे, मतलब इनको हटाया नहीं जाएगा, इमरजेंसी रहेगी तब भी ये अप्लीकेबल रहेंगे। टर्म ऑफ लोकसभा की बात करेंगे, 44th अमेंडमेंट में 5 साल कर दिया गया, जो पहले बीच में 6 साल हुआ था, पहले 5 था फिर 6 हुआ, फिर दोबारा से 5 कर दिया गया। ठीक है,
रिमूवल ऑफ आर्टिकल 275A। अब ये कहा गया इसमें जो थी गवर्नमेंट को पावर थी कि वो कोई भी जो आर्म फोर्स है यूनियन की अदर फोर्स जो है, ठीक है, उसके साथ डील कर सकती है। फोर्स टू डील विद एनी ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एनी स्टेट, मतलब कोई स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ वो इसको मतलब में डील कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट। तो इस पावर को हटाया गया। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये बोला गया कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होंगे और वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू द डिसाइडेड बाय, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में वाइस प्रेसिडेंट में, तो भैया उसका जो फाइनल होगा वो कहाँ पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इंक्वायरी किया जा सकता है, शैल बी इंक्वायर, ठीक है। पहले क्या था कि नहीं इंक्वायरी नहीं कर सकते तुम, ठीक है, ये चीज़ें, तो वो नहीं होगा। 2.2 में क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए मैंने इसमें भी पूरा क्रॉस लगाया क्योंकि पूरा का पूरा आपका स्टैटिक्स जो है लक्ष्मीकांत बुक में अच्छे से दिया गया है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से, पता है आप इससे ज़्यादा आप जो बुक है उससे पढ़िए, क्योंकि आप जब भी मान लीजिए एग्जाम्पल आप फर्स्ट बार दे रहे हैं, आपका नहीं हुआ है, हुआ जो भी चीज़ें हैं, मैं कुछ पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोली, मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ, क्योंकि यूपीएससी का तो आपको पता ही है सब कुछ है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब पढ़ें तो कम से कम आप वो चीज़ पढ़ें जो आप पढ़ चुके हैं दोबारा से। अब ये क्या है, ये करंट अफेयर का है ना। इसके बाद आप 365, अब ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर आप दे रहे हैं तो फिर 365 को उठाएंगे, नहीं, आप स्टैटिक्स को पढ़ेंगे ना, तो आप उसको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो आपके माइंड को ऑब्जर्व करेगा। होता ना कि हम अपने नोट्स को पढ़ते हैं बहुत जल्दी समझ में आता है, क्यों, क्योंकि वो मैंने बार बार पढ़े हुए हैं, है ना। तो वही चीज़ बोल रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं जो स्टैटिक्स की हैं वो ट्राई करिए, स्टैटिक्स से पढ़िए, इससे मत पढ़िए। फिलहाल मेरा काम है तो मैं पूरा पढ़ा देती हूँ आपको एक साइड से, जिससे आपको ये ना लगे कि भाई हाँ ये मेरा छूट गया 365, ये कवर हो गया, एक बार देख लीजिए बस खत्म। तो कह रहा सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द रिट पिटीशन, एक रिट पिटीशन थी चैलेंज कर रहा जो 10th शेड्यूल को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया है। देखते हैं क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, जो एमएलए होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई करना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एक मेंबर है वो बीजेपी से जीते गया और उसने जीतने के बाद क्या किया, सपा में चला गया, या फिर नॉर्मली बीजेपी से जीतने के बाद चला गया कहाँ पे, उसने बीएसपी में चला गया, फिर कांग्रेस में चला गया। एग्जांपल कुछ और मान लीजिए, चलिए अच्छा कांग्रेस में जीता था, बीजेपी में चला गया, ठीक है। वॉलेंट्री अपनी जो मेंबरशिप थी, जो टिकट जीता किसी और से और चले किसी और में गए, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए करना पड़ेगा। कि नॉर्मल सी बात है भैया, लोगों ने तुमको वोट दिया है एज अ बीजेपी या फिर एज अ कांग्रेस, और तुम उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो, वो तो गलत है ना। तो वही चीज़ के लिए तो कह रहा है 10th शेड्यूल जो है आर्टिकल नंबर 52 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में जो आया था, उसके द्वारा ये जो क्वालिफिकेशन है या फिर बात करें हम लोग, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आया, ठीक है। जो भी पर्सन जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा वो उसका डिसीजन कौन लेगा, प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस। मान लीजिए एग्जांपल लोकसभा में है तो कौन करेंगे, स्पीकर करेंगे, राज्यसभा में तो हमारे जो चेयरमैन है कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है ना, तो वो इसका डिसाइड करेंगे कि भैया जो पर्सन है वो एंटी डिफेक्शन लॉ में जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन हैपन इफ, किस किस कंडीशन में डिस्क्वालिफिकेशन होगा। नंबर 1, वॉलेंट्री जो है हम अपनी जो पार्टी को छोड़ दें, मेंबरशिप छोड़ दें, तो हम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। हम जो वोट कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल पार्टी ने हमसे बोला है कि इसके पॉजिटिव में वोट करो, हम चले नेगेटिव में वोट करने, तब भी तुम डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे अगर 15 दिन के अंदर तो अपने जो डिसीजन को नहीं बदलती या फिर पार्टी जो है तुम्हारी तुम मतलब में ओके नहीं बोलती तो, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं अगर एक इंडिपेंडेंट मेंबर है इलेक्शन होने के बाद, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। अगर कोई कह रहा है हम लोग को पता है राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं मेंबर कितने, 12 है ना। तो उन नॉमिनेटेड मेंबर में 6 जो माह होते हैं, मतलब 6 मंथ के अंदर अगर आपने कोई पार्टी ज्वाइन करी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 मंथ के बाहर करिएगा बाद में, ठीक है। 6 मंथ तक तो आपका अधिकार था, कोई पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ की अगर बाहर की तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी अपनी सीट से। अब कह रहा है लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन मिलता है, क्या एक्सेप्शन मिलता है, अब जैसे हम लोग कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो वहाँ पर बहुत सारे मेंबर दूसरी पार्टी में जुड़ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे सारे के सारे डिस्क्वालीफाइड होने चाहिए, नहीं, तब डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगी। अगर एक पार्टी के 2/3 मेंबर, समझ रहे हैं, तो जितनी भी पार्टी में मेंबर है उसके 2/3 जो है वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसमें जो है जो आपका है ना एंटी डिफेक्शन लॉ वो नहीं लगेगा,
ठीक है। अब कह रहा है ऐसी कोई लिमिट नहीं है स्पीकर या प्रेसिडिंग ऑफिसर के ऊपर कि भैया वो कितने दिनों में एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिसाइड करें। मतलब में उसकी इच्छा है 100 साल मतलब कर रहा है आराम से, मर्जी के तो आज का आज ही तुमको हटा देगा तुम्हारी सीट से, मर है तो फिर नहीं हटाएंगे, मतलब वो उनके ऊपर है, तुम्हारा नहीं है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन एक्ट। इसमें आते हैं जरा, ये क्या होता है। अब कह रहा है एक्सपर्ट ने राय दी है कि हम लोग जो है प्रोफेशनल और रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए लेकर आए एट द प्लेस ऑफ फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम। थोड़ा पहले समझ लेते हैं फिर नीचे हम चलेंगे। एग्जाम्पल समझ देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव होता क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मान लीजिए इतनी बड़ी, इसमें से 30% वोट मान लो एग्जाम्पल ने बीएसपी ने जीते, ठीक है, और 70 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 40% मान लो एग्जाम्पल ये जीते हैं कांग्रेस ने, ठीक है। कितना हुआ 70, 35% किसने जीते हैं, 70 नहीं, 25 जीते हैं किसी और ने, ठीक है। बीजेपी बीएसपी और ये मान लीजिए एग्जाम्पल भाजपा ने, बीजेपी ने इसमें कम कर दी है इस बार, नहीं तो लोग बोलेंगे आप तो बीजेपी साइड में है, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट में तो ज़्यादा होता है ना कि वो जमान पे आता रहता है बार बार नाम, ये हो जाता है और कुछ नहीं। बाकी मुझे पॉलिटिकल पार्टी में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बीजेपी बीएसपी सब हो गया। तो अब देखिए होता क्या हमारे यहाँ पे, जिसके वोट ज़्यादा हैं, जो 5% बचे वो अदर के हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ज़्यादा कौन है इस टाइम यहाँ पे, कांग्रेस। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनेगी वो कांग्रेस की बन जाएगी, यही तरीका है हमारा, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत से लोग खड़े हुए, ठीक है, लेकिन जिसके ज़्यादा वोट हैं, भले वो वोट 1% ज़्यादा हो, मान लीजिए एग्जाम्पल कि 35% था और इनके 36% हो गए, तब भी 36% वाला अगर सबसे ज़्यादा है तो वो जीत जाएगा। ये होता है आपका फर्स्ट पोस्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम, FPTP, ये होता है जो इस टाइम हमारे लोकसभा और स्टेट असेंबली में लगता है, ठीक है। अब आते हैं प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन एक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो बड़ी बड़ी बनाई जाएंगी। अब मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें 30% वोट जो है मान लीजिए एग्जाम्पल कांग्रेस को मिला 30%, ठीक है, 30% बीजेपी को मिला, 40% बीएसपी को मिला, कितना हो गया 40 30 70, तो चलो इतनी मानते हैं, ठीक है, तीन ही पार्टी हैं, तीनों को इतना इतना वोट मिला। तो यहाँ पर ये नहीं है कि बीएसपी की गवर्नमेंट बनेगी, नहीं, यहाँ पर उतना उतना जो सीट्स हैं तीनों को मिल जाएंगी, समझ रहे हैं। जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें 30% जो लोग हैं वो इससे जाएंगे, 30 इसके जाएंगे, 40 इसके बन जाएंगे, और ये सब मिला करके क्या बनाएंगे, एक गवर्नमेंट बनाएंगे। समझ में आया आपके, मतलब में जितने लोगों का जितना परसेंटेज है वोटिंग में, टोटल वोटिंग मान लीजिए एग्जांपल 100% है, उसमें 40% बीएसपी को वोट मिला, 30% बीजेपी को और ये 30% इनको, तो इसमें जो लोकसभा मेंबर जाएंगे उसमें बीएसपी के कितने होंगे 40%, मतलब जो गवर्नमेंट बनाएंगे 35% बीजेपी की और कांग्रेस की 30%। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब प्रोफेशन में जिस हिसाब से तुमको वोट मिला उसी रेशियो में तुमको सीट्स जो है मिल जाएंगी। समझ आया इतना। ये आपका 11th की शायद एनसीईआरटी है जो पॉलिटी की, उसमें दिया गया है, आप चाहें तो उसको जाके चेक कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहीं पे इसको थोड़ा सा डाउनलोड किया था, ठीक है। इसमें क्या लिखा था कि सबको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विन कौन हुआ, जिसने ज़्यादा पाया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मतलब मैं बोल सकते डिफ्रेंशिएट दे दिया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है जब हम लोग फर्स्ट पोस्ट सिस्टम पढ़ते हैं, मतलब ये वाला तरीका पढ़ते हैं, तो भाई छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि एक मेंबर को जीतना होता है एक जगह से। लेकिन यहाँ पर हम लोग लार्ज जोग्राफिकल एरिया को एज अ वो बना सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बना सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। और जो लार्ज को बनाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है पूरे पूरे कंट्री को हम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दें, क्योंकि भाई हमको तो टोटल वोटिंग के हिसाब से जो परसेंटेज मिलेगा उसके हिसाब से हमको गवर्नमेंट बनानी है, तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है दूसरे वाले में, प्रोफेशनल वाले में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोर देन वन आएगा। हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर वो है ही नहीं कि भैया जो जीता सबसे ज़्यादा वो चला गया, नहीं, परसेंटेज के हिसाब से लेगा। अब कह रहा है यहाँ पर जो है आपका वोट कैंडिडेट को दिया जाएगा, हम कैंडिडेट देख के वोट देते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जीता तो ये हमारी गवर्नमेंट बनाएगा, लेकिन ऐसा इधर नहीं है, वोट पार्टी को दिया जाएगा, क्योंकि आपने भले आपके वहाँ से वो पर्सन जीता है, उसने वोट वो मिला जाता मिला वोट, लेकिन गवर्नमेंट में कौन जाएगा ये पार्टी डिसाइड करेगी, ठीक है।
पार्टी गेट मोर सीट देन द वोट्स। अब नॉर्मल सी बात है, हमने कहा भले इनको 60% वोट मिले हैं, लेकिन गवर्नमेंट बनी तो भैया 100% नहीं की जाएंगी सारे मेंबर। तो वही बोल रहा है कि जितना सीट्स मिली हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है लोग जितने वोट मिले उससे सीट्स ज़्यादा मिल जाती हैं इनको। विनिंग और जो विनिंग कैंडिडेट है जरूरी नहीं कि वो 50+1 ही वोट पाए, वो 30% वोट पाकर भी जीत जाता है। यही तो होता है ना, अगर सब जो बाकी सारे हैं वो 30% से कम है तो भाई 30% वाला जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एवरी पार्टी हैज सीट्स इन द, जिस हिसाब से वोट है उस हिसाब से, जिस परसेंटेज में वोट उस परसेंट से आपको सीट मिल जाएंगे। यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, इसमें ये वाला चलता है। इजराइल और आपका नीदरलैंड में ये वाला चलता है। अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें सिंपल है अंडरस्टैंड करना कि भैया जिसने ज़्यादा वोट पाए वो जीत गया, बात खत्म। स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है क्योंकि एक गवर्नमेंट बनेगी ना, खुद ही सोचिए पहले। इसमें ये तो है नहीं कि 30% तुमको मिला, 20% तुमको मिला, सब चलो मिल के एक साथ बनाते हैं, नहीं। तो स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, एक गवर्नमेंट रहेगी ना तो स्टेबल रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेबल अनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। क्यों भैया? क्योंकि 4-10 पार्टी जो भी है, जितने हिसाब से उनको वोट मिला है, इंडिपेंडेंट पार्टी का एक मेंबर है, उसने अगर 5%, 2% वोट पा लिए ना, 2% सीट उसको भी दी जाएंगी, है ना। तो वही बात कर रहे हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकरेज होता है कि भाई जो सोशल ग्रुप है वो टुगेदर आए और कहीं ना कहीं जीतें इलेक्ट्रिसिटी उसमें, है ना, लोकेलिटी में। नॉर्मल सी बात है भैया, लोकल में कोई पर्सन खड़ा हो रहा है, मान लीजिए पर एसटी का खड़ा हुआ, तो भाई लोगों के अंदर एसटी वाले जो लोग हैं तो उत्साह होता है कि चलो ठीक है अपने मेंबर को जिताया जाए। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं होगा, क्योंकि भाई तुम जिता वाले लो, उनकी मर्जी है तो वो भेजेंगे, नहीं मर्जी तो नहीं भेजेंगे आगे, है ना। तो वो चीज़ परसेंटेज में इनको भेजना है। यहाँ पर कुछ वोट जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि भैया प्रेफरेंस में तो ज़्यादा वोट मिलेगा लेकिन सीट तो नहीं मिलेगी। सीट तो कम है ना भाई, उस हिसाब से। कॉन्सर्ट अगर बात करें, यहाँ पर ये कंफर्म नहीं होता कि मिनॉरिटी को जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा भी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें क्या होता है, लेजिस्लेचर पूरा फ्रेगमेंटेटेड रहेगा, टूटा टूटा रहेगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पार्टीज में रहेंगे। नॉर्मल सी बात है, मे रिजल्ट इन द कोलिजन गवर्नमेंट, मे रिजल्ट नहीं है, टोटली रिजल्ट रहेगा भाई। स्टेबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी, खुद ही बताइए। अब जब 10 पार्टी मिलकर के गवर्नमेंट बनाएंगी तो एक पार्टी गवर्नमेंट कहाँ से बनेगी? अब वो उधर चलेगी, वो उधर चलेगी। देखिए एक चीज़ रियलिटी है, किसी भी घर में अगर 4 लोगों का राज चलता है तो भाई कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप कोई घर को ले लीजिए। किसी लड़की की शादी हो रही है, मैं अधिकतर लड़की की शादी में देखती हूँ ना, कि अगर उसका पूरे फैमिली देखनी जाती है ना तो भाई लड़का पसंद ही नहीं कर पाएंगे, लड़की बूढ़ी हो जाए चाहे, वो हाल है। क्यों? क्योंकि उनके चाचा को समझ में नहीं आ रहा, फिर उनके पापा को समझ में नहीं आ रहा, उनके दादा को समझ में नहीं आ रहा, फिर उनके भाई को समझ में नहीं आ रहा है। लड़की से कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन जहाँ पर एक पर्सन का चल रहा है वहाँ पे सब कुछ सही है। तो वो चीज़ है ना, बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। हमारे यहाँ ये पॉलिसी आती हैं, इतने टाइम तक उसमें जो है वो चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए वो अच्छा डिसीजन तो अच्छा लेंगे, नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन बहुत टाइम टेकन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका वो मैं ज़्यादा नहीं जा रही। टाइप ऑफ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये हम लोग वही वाला वोट है जो हम अपना राज्यसभा में चलाते हैं, है ना, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो होता है वो चीज़ें हैं। वोटर, इसमें होता क्या है, नॉर्मली वोटर जो है एक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 5 लोग खड़े हैं तो 5 लोगों का नाम दिया गया है, 1 2 3 4 5, उसमें प्रेफरेंस लिख देंगे। 1 नंबर हमने इसको दिया, दूसरे नंबर पे इसको रखेंगे, तीसरे नंबर पे इसके, 4 पे इसको। इस टाइप का होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए होता है। लिस्ट सिस्टम क्या होता है, इसमें वोटर जो है वो प्रोफेशनल जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है, उसकी बात कर रहा है। मिक्स्ड सिस्टम में क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं भैया, हम नॉर्मल भी करेंगे वोट और हम इस तरीके से भी करेंगे, ठीक है, तो उसको मिक्स सिस्टम बोला गया। पार्लियामेंट्री कमेटी भी आती है। देखिए रिसेंटली अगर बात करें, लोकसभा मूव्ड मोशन फॉर द पब्लिक, मतलब कह रहा है इन्होंने ये बोला कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी जो है वो बननी चाहिए। ये लोकसभा ने एक जो है मोशन वो मूव कराया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है, पहले ये समझते हैं, फिर पब्लिक कमेटी क्या होती है, एस्टीमेट कमेटी क्या होती है, इन सबको समझेंगे, ठीक है। तो कह रहा है इट मीन द कमेटी विच अपॉइंटेड और इलेक्टेड। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारी लोकसभा है, अब उसमें कोई भी बिल आया तो ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए एग्जाम्पल कोई एजुकेशन का बिल आया, ठीक है। एजुकेशन के बिल में अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ एजुकेशन के एकदम पढ़े लिखे एकदम वो गाता है और सबको भी एजुकेशन के बारे में पता है, फिर एजुकेशन छोड़ते हैं, रोबोटिक्स के बारे में कुछ आया, या फिर ये चल रहा है हमारा क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में कुछ बिल आना है। तो सबको नहीं पता है भाई, सब इतने नॉलेज नहीं है वहाँ पर कि हर एक चीज़ के बारे में ज्ञान है उनको, है ना।
तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है जो उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखती हैं, वो उसको रिव्यू करती हैं कि भाई ये चीज़ सही है या गलत है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, ये चीज़ें रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। तो वही बात कर रहा है कि कमेटी जो अपॉइंट की जाती है और इलेक्ट की जाती हैं एक हाउस के द्वारा, और जिसको नॉमिनेट कौन करता है? स्पीकर करता है, क्योंकि स्पीकर को पता है भाई ये पर्सन इस फील्ड में अच्छा है, ये पर्सन इस फील्ड में अच्छा है, तो उस हिसाब से वो कमेटी बना दी जाती है। ठीक है? ये अपनी रिपोर्ट देती है। किसको देगी रिपोर्ट? नॉर्मल सी बात है, हाउस ऑफ द स्पीकर या सेक्रेटरी जो रहता है उसको पकड़ाते हैं। ठीक है? पार्लियामेंट्री कमेटी है, कह रहा है इसका ओरिजिन तुम्हारा कहाँ से है? ब्रिटिश ब्रो पार्लियामेंट, वहाँ से। ठीक है? और अथॉरिटीज को मिलती है आर्टिकल 105 जिसमें, और एंड आर्टिकल 118 के अंतर्गत। ठीक है? जो ये देता है कि भैया पार्लियामेंट अथॉरिटी जो है रूल और रेगुलेट करेगी प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है? दोनों में होती है, राज्यसभा की अलग और लोकसभा की अलग होती है, अभी समझाएंगे उसको। देखिए ये जो पार्ट है ये भी पूरा का पूरा किसमें है? आपका स्टैटिक्स पार्ट है। आप चाहे तो इसको लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते हैं और चाहे तो आराम से यहाँ पे बैठ के समझ सकते हैं। आप इसको पढ़ने के बाद भी अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको टोटली समझ में आने वाला है, कोई इशू नहीं है। ठीक है? टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, आपकी अगर इच्छा तो आप लक्ष्मीकांत भी खोलिए साथ में और फिर आराम से पढ़िए उसमें। ठीक है? इसमें लाइन मत करिए, इसमें यहाँ क्रॉस कर दीजिए, वहाँ पे आराम से लाइन करिए, क्योंकि जब दोबारा पढ़े तो आपको समझ में आए। अब ऐसा थोड़ा ना कि 365 लेके पूरे दिन बैठे रहेंगे। देखिए दो टाइप की होती है कमेटी, एक होती है एडहॉक कमेटी, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है? एडहॉक कमेटी क्या होती है? जो स्पेशल पर्पज के लिए बनाई गई। मान लो एग्जाम्पल कोई अचानक से कोई काम आ गया, मान लीजिए एग्जाम्पल कोई अभी ब्रिज गिर गया, तो क्या प्रॉब्लम नहीं, क्या चीज़ें नहीं, तो उसके लिए कमेटी मैंने बना दी। तुरंत कुछ भी होता है वैसे भी कमेटी बैठ जाती है, रिपोर्ट भले ही 2 साल बाद में, है ना? लोगों को शांत करने का तरीका सबसे अच्छा गवर्नमेंट के पास यही है कि कमेटी बना दो तुरंत, है ना? चलिए छोड़िए उस चीज़ को। तो जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई जाती है उसको बोलते हैं एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? परमानेंट रेगुलर बेसिस पे बनती है। जैसे एग्जांपल दे रहा, फाइनेंशियल कमेटी हो गई, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हो गई। ठीक है? जो मतलब में जो डेली वाला है, जो मतलब चलता रहता है, जो स्पेशल चीज़ पे बनी उसको एडहॉक बोलेंगे, और जो नॉर्मल और रेगुलर बेसिस पे रहती है वो स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है? रिसेंटली न्यूज़ में कौन कौन सी कमेटी रही इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, और चाहे तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए कोई इशू नहीं है, मैंने क्रॉस इसीलिए लगाया कि आपको पता रहे कि भाई ये स्टैटिक्स का पार्ट है। देखिए जो पॉलिटी सेक्शन होता है उसमें स्टैटिक्स में ज़्यादा अच्छा पार्ट रहता है। मुझे लग रहा है पर्सनली आप स्टैटिक्स पढ़ के जा रहे हैं ना, आप 365 नहीं भी पढ़ रहे हैं तो काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कुछ रहता नहीं है। बस आप गवर्नेंस का पार्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि गवर्नेंस का पार्ट हमारे लक्ष्मीकांत में नहीं है। बाकी अगर कोई अलग से पढ़ रहा है तो अलग बात है। जब मैंने पढ़ी थी तो मैंने ये 365 या फिर नॉर्मली मैगजीन जो आती है मंथली वाली उससे कवर करती थी, क्योंकि मैंने ये अलग से नहीं पढ़ा था कि उसके अलग से नोट्स मैंने बनाए हैं, क्योंकि भाई ये इसमें देता है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ द कमेटी रिसेंटली इन द न्यूज। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? 1921 में इसको जो है बनाया गया, जो मॉन्टेग्यू चेल्समो फॉर्ड जो रिफॉर्म आया था उसके द्वारा। ठीक है? 22 मेंबर बॉडी है, 15 मेंबर लोकसभा के रहते थे, 7 मेंबर कहाँ के रहते हैं? राज्यसभा के रहते हैं। ठीक है? फंक्शन क्या है? ऑडिटिंग, जो रेवेन्यू है उसको ऑडिट करना। एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट का, उसको ऑडिट करना। ठीक है? एस्टिमेट कमेटी फर्स्ट टाइम 1950 में बनाई गई, 30 मेंबर जो है ये लोकसभा में इसमें होते हैं। फंक्शन क्या है? अल्टरनेटिव पॉलिसी बनाना, जिससे कि जो गवर्नमेंट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें एफिशिएंसी आ पाए, बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, इसके लिए होती है नॉर्मली। और मनी जो है लिमिट में खर्च हो और कहाँ खर्च हो रहा है इस किसी पॉलिसी के अंतर्गत, ये सब को चेक करना। ठीक है? पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन द ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ये क्या है? जो यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं उनको री इलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ द PCOL, मतलब वही पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ये है, इसमें कहा गया है कि इन 1976 में अंडर सेक्शन 4 के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंतर्गत, ठीक है, ये बोला गया कि भाई 10 साल तक तो हम जैसा चल रहा है वैसे चलाएंगे, उसके बाद हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। ठीक है? ये बोला गया था, लेकिन अभी तक हमारी जो हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बन पाई, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि साउथ में बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो हम हिंदी को जो लैंग्वेज ऑफिशियल कैसे बना सकते हैं ना, वो चीज़ है। तो इसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। इसमें जो 30 मेंबर होते हैं 20 लोकसभा के रहेंगे और 10 क्या होंगे? राज्यसभा के रहेंगे। इनको जो चुना जाएगा वो जो है आपका प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन जो है एंड सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड, सेम वही तरीका जो आपका प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, उस तरीके से इनको चुना जाता है। ये अपनी रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, कब तक कंटिन्यू, अभी तक कंटिन्यू देखो हो रहा है। ठीक है? वही चीज़ है। कमेटी ऑफ प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा, तो इसमें कह रहा है कि प्रिविलेज कमेटी ऑफ राज्यसभा हेल्ड, इसमें
जो ये प्रिविलेज कमेटी ऑफ राज्यसभा है, उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी की 12 मेंबरों को गिल्टी पाया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है, कहाँ पे, जो हाउस है उसकी प्रोसीडिंग को। थोड़ा देख लेते हैं अबाउट द कमेटी। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल, जो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज दी है उसमें कोई बाधा डाल रहा है, तो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना कि भाई इन्होंने सही किया, गलत किया, जो भी चीज़ें हैं। अब ऐसे होता है ना कि देखिए, स्कूल में सब अच्छा कुछ चल रहा है, बीच में कोई आगे कुटर कुटर करने कुछ होते हैं, है ना, महान लोग, तो इनका काम क्या होता है, उस चीज़ को चेक करना कि ये इन्होंने क्यों किया। मतलब पूरा होता है ना कि उस बंदी के बारे में जिसने भी पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एकदम बेकार कर दिया, 1-2 दिन के लिए डिस्टर्ब कर दिया, तो उसको चेकआउट करना। सेम काम इनका ही होता है, ठीक है। 10 मेंबर जो है नॉमिनेटेड, इट इज कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर नॉमिनेटेड बाई राज्यसभा, ठीक है, चेयरमैन। तो राज्यसभा के चेयरमैन उसको नॉमिनेटेड करते हैं, 10 मेंबर की बॉडी होती है। और लोकसभा के केस में 15 मेंबर होते हैं जो स्पीकर करेंगे, नॉर्मल सी बात है। चेयरमैन ऑफ कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाई, जो राज्यसभा के चेयरमैन है अपॉइंट करेंगे, ठीक है, और लोकसभा में लोकसभा के मेंबर जो हैं वो चेयरमैन वो अपॉइंट करेंगे, सीधा सीधा। कैबिनेट कमेटी पे आते हैं। गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 8 कैबिनेट कमेटी। गवर्नमेंट के पास इस टाइम 8 कमेटी हैं, ठीक है। अबाउट कैबिनेट कमेटी की बात करें, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर होती हैं, ठीक है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया कि कमेटी बनानी है, लेकिन फिर भी ये हैं। ये नॉर्मली जो गवर्नमेंट का बिजनेस होता है उसको चलाने में काम आती है। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रूल 1961 है, उसके अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। जो डेली का जो डिसीजन होता है मेकिंग स्पेसिफिक एरिया का, उसके लिए बनाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा है, पब्लिक अफेयर कमेटी होगी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी हो गई, अपॉइंटमेंट कमेटी होगी, ठीक है, इसको चेयर किया जाता है। अपॉइंटमेंट कमेटी को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी को होम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसी कमेटी बनाई जाती है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। मतलब होता है ना कि इस चीज़ से डिसीजन लेना, ये वाली कमेटी आराम से इसको रिव्यू करती है, ये वाली कमेटी इसको रिव्यू करती है। 8 कमेटी है टोटल मिला के कैबिनेट में, ठीक है। कैबिनेट के लोग इसमें मेंबर होते हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें ओनली कैबिनेट के जो है मेंबर मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर होते हैं, अदर बाहर के लोग इसमें मेंबर नहीं होते हैं। फिर आते हैं 2.5 में, सेक्रेटरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। और 2 सेकंड ब्रेक ले लें, आप भी पानी पी लीजिए। चलिए, ज़्यादा नहीं है, बस 2 पेज आई थिंक। तो कह रहा है एज अ पार्लियामेंट कंप्लीट 75 ईयर, जो पार्लियामेंट ने कंप्लीट किया है, तो जो सेक्रेटरिएट होता है उसको कस्टोडियन ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है, लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ द टू। मतलब कुल मिला के ये जो है एज अ प्रोसीजर चलाने का काम कौन करता है, सेक्रेटरिएट करता है। जैसे होता है ना कि एक पर्सन है, मान लो एग्जाम्पल, उसका सेक्रेटरी क्या काम करता है, जो भी उसका काम होता है उसके आसान बनाने का काम करता है ना, उसके यहाँ पे काम करता है। तो वही चीज़ें सेम है सेक्रेटरिएट की यहाँ पे पार्लियामेंट में। आर्टिकल नंबर 98 क्या कहता है कि हर एक हाउस में एक जो है सेपरेट सेक्रेटरिएट स्टाफ होगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट की हेल्प करेगा। पार्लियामेंट जो है कहा गया कि जो सेक्रेटरिएट हैं उनका रिक्वायरमेंट कैसे होगा, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस कैसी होगी, और कौन से पर्सन उस पर अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये बोला कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर इन चीज़ों को ला सकती है, लेकिन अभी तक ना कोई लॉ आया, ना कोई लॉ पास हुआ, तो जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है कुल मिला के। तो कह रहा है इसमें ये है कि भाई ये सेक्रेटरिएट का ऑफिस है, उसमें दोनों के लिए कॉमन पोस्ट होगा, ठीक है, पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउस ऑफ द, ठीक है, उसके लिए। आर्टिकल 187 की बात हम लोग करें, इसमें भी सिमिलर कुछ प्रोविजन मिले हैं सेक्रेटरिएट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। जैसे वहाँ पर यूनियन के लिए था, यहाँ पर क्या हो गया, स्टेट के लिए। काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरिएट एंड द पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट, समझ रहे हैं, ये और ये पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट फॉर द हाउस ऑफ द पीपल वाज सेट अप व्हेन द बोथ हाउस कम इन द एग्जिस्टेंस इन 1952। अब कह रहा है ये पार्लियामेंट जो सेक्रेटरिएट था उसमें दोनों हाउस पहले आ रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर इसको चेंज किया गया 1954 में। फिर इसको राज्यसभा सेक्रेटरिएट और लोकसभा सेक्रेटरिएट अलग अलग यहाँ से कर दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है सेक्रेटरिएट ऑफ बोथ द हाउस डिवाइडेड इन 10 सर्विस, ठीक है। सेक्रेटरिएट जो है उनको 10 सर्विस के बीच में डिवाइड किया जाता है। जैसे एग्जांपल का लेजिस्लेचर के लिए है ना, तो एग्जीक्यूटिव के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए, सब के लिए अलग अलग जो है सेक्रेटरिएट होते हैं। अगर स्पीकर चाहे या फिर चेयरमैन, लोकसभा में स्पीकर और वैसे चेयरमैन है ना, तो वो चाहें तो एक कोई पोस्ट के लिए नए सेक्रेटरिएट को भी अलाउड कर सकते हैं। तो सेक्रेटरिएट की जो पोस्ट होती है क्लास 1 एक क्लास 2 के होते हैं, ठीक है, और इनको अगर अपॉइंट करना तो पीरियड जो है परमिशन ली जाती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
ये मैंडेटरी होती है, ठीक है। स्पीकर चाहे फिर चेयरमैन चाहे तो किसी पर्सन को नया कोई पद मतलब में सेक्रेटरीट बना सकता है। सो उसे लगा कि इस वाले फील्ड में एक अलग सेक्रेटरी होना चाहिए तो वो कर सकता है, बट इसके लिए उसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मैंडेटरी परमिशन लेनी पड़ी, उससे कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो दोनों हाउस की लोकसभा राज्यसभा के, तो उनकी रैंक जो होती है कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होती है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो अगर हम लोग प्लेस वाइज करेंगे तो 11th प्लेस पे आता है, बल्कि ये लोग किस पे आते हैं, 23 पोजीशन पे आते हैं। तो पोजीशन आगे पीछे है, बट ये बोला गया है कि दोनों का जो पूरा होता है ना कि भाई कितना इनकम, जो भी चीज़ें हैं वो सब बराबर होती हैं टोटल, ठीक है। फंक्शन ऑफ द सेक्रेटरी देख लेते हैं। सेक्रेटरी असिस्टेंट, हमने क्या बताया, हमारे जो कोई बड़े लोग होते हैं मतलब है ना, तो उनकी सेक्रेटरी क्या करते हैं, उसको असिस्ट करते हैं। तो सेम वही है, जो फंक्शन करना है उसको लिए असिस्ट करना इसका काम होता है, ठीक है। जो अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटी हो उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। और प्रिपेयर रिसर्च पेपर और जो प्रेफरेंस मटेरियल उसको करना, पेमेंट और सैलरी किस टाइप से है वो चीज़ें हो गई है ना। उसकी बात करें एड और एडवाइस देना प्रेसिडिंग ऑफिसर को। उसके बाद हम लोग बात करें प्रिपेयर एंड पब्लिश रिकॉर्ड, डे टू डे क्या प्रोसीडिंग हो रही है हाउस की, उसका रिकॉर्ड जो है वो बनाना, ये सब काम होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रेटरीट, लोकसभा सेक्रेटरीट और राज्यसभा सेक्रेटरीट, ठीक है, पढ़ लेते हैं। लोकसभा में अगर बात करें हम लोग तो स्पीकर के अंदर जो है पूरी जो पावर होती है वो होती है, वेस्टेड होती है गाइडेंस और कंट्रोल की सेक्रेटरीट को। सेम चीज़ राज्यसभा में चेयरमैन के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हेड कौन होता है, सेक्रेटरीट जनरल होता है। सेम चीज़ सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा में भी होता है। रिक्रूटमेंट कंडीशन में अगर बात करें लोकसभा की, तो ये रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 1955 के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, इनका जो है रिक्वेर इनको किया जाता है, और इनको कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर विद द कंसल्टेशन ऑफ स्पीकर, यहाँ पर भी सेम चीज़ है लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ द चेयरमैन। नॉर्मल सी बात, राज्यसभा में चेयरमैन है ना भाई, तो सेम चीज़ प्रेसिडेंट करेंगे लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ चेयरमैन। अदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और है, आई थिंक 2 या 3 जो भी हैं, 3 न्यूज है, स्पीड से खत्म कर लेते हैं तो ये वाला आपका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करते हैं, हाँ कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी विथ 2-year tenure स्टार्टिंग फ्रॉम 30 अगस्त 24। तो कह रहा है अपॉइंटमेंट कमेटी जो है ऑफ कैबिनेट ने न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी का जो ऑफिस है ना, वो उन्होंने उसको अपॉइंट कर दिया। 2 साल का इनका टेन्योर है। कब से इनका स्टार्ट हो जाएगा ऑफिस, 30 अगस्त से, 24 से, मतलब हो चुका है, ठीक है। अबाउट अब हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बस उसके बाद फिर चीज़ें। तो कह रहा है ये किस बेसिस इनका अपॉइंटमेंट होता है, सीनियरिटी व कम मेरिट बेसिस, ठीक है, सीनियरिटी के हिसाब से इसको अपॉइंट किया जाता है इनको। उसके बाद हम लोग बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, इतना इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1961 और, ठीक है, और ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस एक्ट जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंतर्गत ये उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। फंक्शन क्या है इनका, जो मिनिस्टर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन में बैठाना, ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन द मिनिस्टर्स उनको दूर करना, डिपार्टमेंट के बीच में आ रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल कोई तो डिपार्टमेंट है, कभी भी बहुत चीज़ें दोनों के हिसाब से सही होती हैं बट वो क्लैश कर जाती हैं। जैसे हम डेवलपमेंट को ले लो और इन्वायरमेंट को ले लो, जब इच्छा होती है तब लड़ाई होती है। वो उनको इन्वायरमेंट अच्छा करना है, उनको डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट करें उनको पेड़ काटेंगे और इन्वायरमेंट वाले ये होने नहीं देंगे। तो ये चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बैठाना इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें जो सीएस होते हैं मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ऑफ सर्विस सिविल सर्विस बोर्ड के, सीएस के, ठीक है। जो इस पद पे रहेगा सिविल सर्विस बोर्ड का चेयरमैन, वो अपने आप क्या बन जाएगा, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी है नो अथॉरिटी ओवर द, मतलब जो भी वर्किंग डिपार्टमेंट है उनके ऊपर इसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, जबकि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होती है सबसे हायर पोजीशन ऑफ द सेक्रेटरी मानी जाती है यूनियन गवर्नमेंट की। अब आते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट, ठीक है, ये भी देखो आपके लोग उसमें है। तो कह रहा है प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 18th लोकसभा जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो जीती, उसके बाद जो फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग हुई वो आपका जो है एड्रेस किसने किया, प्रेसिडेंट ने किया, ठीक है। अबाउट द प्रेसिडेंट एड्रेस के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत ये बोला गया है कि वो एक हाउस को या फिर दोनों हाउस को एक साथ में क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कहा कि उसके बाद आगे लिखा है कि भैया अभी तक प्रेसिडेंट ने इस आर्टिकल के अंतर्गत इसको
मतलब जो है एड्रेस नहीं किया है। आर्टिकल नंबर 87 क्या कहता है? ये कहता है कि 2 इंस्टेंस जब जो प्रेसिडेंट हैं वो एड्रेस करेंगे बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कब-कब? कि पहला क्या है कि जब कोई भी जनरल इलेक्शन होगा उसका जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें जो है प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। इलेक्शन हो किया तो फर्स्ट सेशन बनेगा, ठीक है? और हर एक जो बिगिनिंग हर ईयर का जो फर्स्ट सेशन होगा, 3 सेशन होते हैं ना, तो उसका जो फर्स्ट सेशन होगा तो उसमें एड्रेस किया जाएगा। ओरिजिनली क्या था 87 में ये बोला गया था कि जो 3 सेशन है, तीनों सेशन में आके भाई हर एक एवरी सेशन में आके प्रेसिडेंट जो है इनको एड्रेस करेंगे। तो अब ऐसा नहीं है, तीनों सेशन में नहीं, ईयर का जो पहला सेशन होगा उसमें आके एड्रेस करना है इनको, ठीक है? कंसल्टेशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इतना अमेंडेड दिस प्रोविजन। तो वही कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है इसके द्वारा इस वाले अमेंडमेंट को हटा दिया गया, अमेंड कर दिया गया। अब ये बोला गया कि पूरा जो ईयर है उसका जो फर्स्ट सेशन है सिर्फ उसमें आना है, तीनों सेशन में नहीं आना है, ठीक है? ओथ ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोला न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के उन्होंने ओथ ली है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 99 के अंतर्गत जो है ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ एमपी जो आती है, ठीक है? जो कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। फिर प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, मतलब जिसको अपॉइंट करते हैं कि भैया तुमको वो दिलानी है, तो वो जाके ओथ दिलाते हैं, ठीक है? तो ओथ जो है 3rd शेड्यूल के अंदर लिखी गई है, तो उसके अंतर्गत ये ओथ जो है वो दिलाई जाती है। आर्टिकल 104 क्या कहता है कि अगर कोई मेंबर जो है वो विदाउट ओथ के जो है ऑफिस ग्रहण करता है तो उस पे पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है? इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? जो ये मतलब कुछ चीज़ें हैं लगी हैं। तो यहाँ पर ये बोला कि एन इंडिविजुअल कैन बिकम मिनिस्टर विदाउट इलेक्टेड। हमने ये चीज़ें देखिए, आपने उसमें लक्ष्मीकांत में पढ़ी होंगी, कुछ मेंबर जो होते हैं विदाउट इलेक्शन के भी आप पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, है ना? तो वही वही कह रहा है कि तो उस टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप भाई ओथ लें, क्योंकि आप टोटली बने भी नहीं हैं। तो वही देखिए, अगर आप विदाउट वोटिंग की आप मेंबर बने हैं तो आप डिस्कशन में भाग ले सकते हैं, लेकिन आपके पास वोटिंग की पावर नहीं होती है ना? तो उस टाइम आपको ओथ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ओथ जो है सब्सक्राइब किया जाए इंग्लिश में और या फिर एनी ऑफ द लैंग्वेज जो 12th शेड्यूल में है। ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। चलिए एक होमवर्क देते हैं। 12th शेड्यूल में 12th जो शेड्यूल लैंग्वेज है हमारी, सॉरी जो लैंग्वेज है हमारी शेड्यूल्स 22 सॉरी क्या बोल रही हूँ, 22 जो लैंग्वेज है हमारी ऑफिशियल, वो आप ऑफिशियल नहीं बोल सकते हैं, जो शेड्यूल्स लैंग्वेज है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो आपकी 22 जो है टोटल, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप से, ये भी आपका उसी का टॉपिक है। स्टैटिक्स में अधिकतर स्टैटिक्स का ही टॉपिक है, पॉलिटी, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच।